हाय गाइस, आई एम ऋत्वी और आज हम वापस एक इंटरेस्टिंग लेसन लेकर आते हैं जिसका नाम है द पेक्यूलैरिटीज़ ऑफ द इंडस्ट्रियल ग्रोथ। यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज जो इंडिया इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को डोमिनेट करते थे वो सर्टेन काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स में बहुत इंटरेस्टेड थे। ये लोग टी और कॉफ़ी प्लांटेशन इस्टेब्लिश करते थे, लैंड को चीप प्राइसेस में कॉलोनियल गवर्नमेंट से एक्वायर कर लेते थे, माइनिंग, इंडिगो और जूट में इन्वेस्ट भी करते थे। ये सारे प्रोडक्ट्स मेनली एक्सपोर्ट ट्रेड के लिए काम आता था, ना कि इंडिया के सेल के लिए। जब इंडियन बिजनेसमैन अपना इंडस्ट्री सेटअप कर रहे थे 19th सेंचुरी में, वो मैनचेस्टर गुड्स जो इंडिया मार्केट में होते थे उनको अवॉइड करते थे कम्पीट करने में। जैसे कि यार्न ब्रिटिश इम्पोर्ट्स इनटू इंडिया का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट नहीं था, तो अर्ली कॉटन मिल्स जो इंडिया में थे वो मेनली कोर्स कॉटन यार्न मानी की थ्रेड प्रोड्यूस करते थे रादर देन द फैब्रिक। और जब भी यार्न इंपोर्ट होता था तो वो मेनली एक सुपीरियर वैरायटी का हुआ करता था, और जो यार्न इंडिया में प्रोड्यूस होता था वो मेनली इंडियन स्पिनिंग मिल्स यूज़ करते थे हैंडलूम वीवर्स के लिए, या फिर चाइना को एक्सपोर्ट हो जाता था। 20th सेंचुरी के फर्स्ट 10 साल में बहुत सारे चेंजेस हुए जिसने इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो पैटर्न था उसको बहुत अफेक्ट किया। जैसे जैसे स्वदेशी मूवमेंट ने आगे मोमेंटम गैदर किया, वैसे वैसे नेशनलिस्ट ने फॉरेन गुड्स को बॉयकट करना भी शुरू कर दिया। इंडस्ट्रियल ग्रुप्स ने अपने आप को एक साथ ऑर्गेनाइज करने शुरू कर दिया ताकि वह अपने कलेक्टिव इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। गवर्नमेंट को प्रेशराइज भी करने लगे ताकि वह अपने तारीफ प्रोटेक्शन को इंक्रीज कर सके और बाकी और कंसेशंस भी ग्रांट करे। 1906 से एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन यार्न टू चाइना भी कम होते गया, क्योंकि मेनली जो चाइनीज़ मार्केट को फ्लड कर रहा था वो था चाइनीज़ और जापानीज़ मिल्स से जो प्रोड्यूस्ड गुड्स थे वो, जिसके कारण इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट ने यार्न से क्लॉथ प्रोडक्शन में शिफ्ट लाया। कॉटन गुड का जो प्रोडक्शन था वो इंडिया में 1900 से 1912 के बीच में डबल हो गया, परंतु फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ फिर भी स्लो था। वॉर ने एक ड्रामेटिकली न्यू सिचुएशन क्रिएट कर दिया था। मैनचेस्टर का जो इम्पोर्ट्स था इंडिया में वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा, क्योंकि ब्रिटिश मिल्स वॉर प्रोडक्शन में ज़्यादा बिजी थे, क्योंकि वे अपने आर्मी के जो मीट डिमांड्स थे उसको मीट करना चाहते थे। जैसे जैसे लंबा वॉर खींचता गया वैसे वैसे इंडियन फैक्ट्रीज़ को बुलाया गया ताकि वह वॉर नीड्स को सप्लाई कर सके, जैसे जूट बैग्स, क्लॉथ फॉर आर्मी यूनिफॉर्म्स, टेंट्स, लेदर बूट्स, हॉर्स, म्यूल सैडल्स एंड अदर बहुत सारे आइटम्स। नए फैक्ट्रीज भी सेटअप हुए और ओल्ड वंस ने बहुत सारा डिफरेंट मल्टीपल शिफ्ट्स रन किया। नए नए वर्कर्स एम्प्लॉयड हुए और बहुत सारे लोगों को बहुत लंबे लंबे आवर्स तक काम करने के लिए रखा गया। कुछ वॉर के सालों में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया। वॉर के बाद मैनचेस्टर इंडियन मार्केट में अपना वो पोजीशन वापस रिकैप्चर नहीं कर पाया। ब्रिटेन, यूएस, जर्मनी और जापान के से काबिल compete नहीं कर पाया, ना ही मॉडर्नाइज हो पाया। इसके वजह से जो इकोनॉमी था ब्रिटेन का वो धीरे धीरे वॉर के बाद टूटता गया। कॉटन प्रोडक्शन कोलैप्स हो गया और एक्सपोर्ट्स ऑफ कॉटन क्लॉथ्स जो ब्रिटेन से जाता था वो बहुत कम हो गया, और ब्रिटेन के जो कॉलोनीज थे उनमें लोकल इंडस्ट्रीज़ ग्रेजुअली कुछ कंसोलिडेट कर लिया अपना पोजीशन, सब्स्टिट्यूट कर दिया फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स को और अपना होम मार्केट को फिर से कैप्चर करने लग गए। अब हम करते हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ ने कैसे इस एरा को प्रीडोमिनेट किया। वॉर के बाद बहुत सारे फैक्ट्रीज धीरे धीरे ग्रो किए, परंतु लार्ज इंडस्ट्रीज़ इस एरिया का इकोनॉमी में बहुत छोटा हिस्सा था। मोस्ट ऑफ द लार्ज इंडस्ट्रीज़ मेनली 67% इन 1911 मेनली बॉम्बे और बंगाल में लोकेटेड था, और बाकी की कंट्री में मेनली स्मॉल स्केल प्रोडक्शन के जो इंडस्ट्रीज़ थे वो मेनली प्रीडोमिनेट कर रहे थे। बहुत छोटा प्रोपोर्शन जो टोटल इंडस्ट्रियल लेबर था वो रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे थे। 5% इन 1911, 10% इन 1931। बाकी लोग बहुत छोटे छोटे कारखाने और हाउस होल्ड यूनिट्स में काम कर रहे थे जो भी गली में लोकेटेड थे और जो पासर्स बाय से इनविजिबल थे। कोई कोई इंस्टेंसेस में हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन ने बहुत एक्सपैंड किया इन द 20th सेंचुरी। ये हैंडलूम सेक्टर में जो हमने केस डिस्कस किया है उसमें के लिए भी ट्रू है। हालांकि चीप मशीन में थ्रेड
ने बहुत सारे स्पिनिंग इंडस्ट्रीज़ को वाइप आउट कर दिया था, ख़त्म कर दिया था 19th सेंचुरी में। ये वीवर्स बहुत सारे प्रॉब्लम्स के बावजूद भी सर्वाइव कर पा रहे थे। इन 20th सेंचुरी हैंडलूम क्लॉथ प्रोडक्शन एक्सपैंडेड ग्रेजुअली और 1900 से 1940 तक वो 3 टाइम्स बढ़ चुका था। परंतु ये हुआ कैसे? ये मेनली टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से था। हैंडीक्राफ्ट के जो लोग हैं वो बहुत न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते रहते हैं ताकि जो उनको प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने में मदद करेगा, परंतु कॉस्ट को बढ़ाएगा नहीं उनका प्रोडक्शन का। सो सेकेंड डेकेड दूसरे 20 साल में 20th सेंचुरी के बहुत सारे वीवर्स लूम्स यूज़ करने लग गए जिसमें फ्लाई शटल था। इसने प्रोडक्टिविटी पर वर्कर को इंक्रीज़ किया, स्पीड कर दिया प्रोडक्शन का और लेबर डिमांड को भी रिड्यूस कर दिया। फ्लाई शटल एक मैकेनिकल डिवाइस है जो वीविंग के लिए यूज्ड होता है। वो रोप्स और पुलीस के माध्यम से चलता है। 1941 तक 35% हैंडलूम्स जो इंडिया में थे वो फ्लाई शटल से फिटेड थे। रीजन्स लाइक ट्रैवनकोर, मद्रास, मैसूर, कोचिन, बंगाल में ये प्रपोर्शन 70 to 80% था। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे इनोवेशंस थे जिन्होंने वीवर्स को अपने प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने में हेल्प किया और मिल सेक्टर से कम्पीट करने में भी। कोई ग्रुप्स वीवर्स के एक फार मोर बेटर पोजीशन में थे ताकि वो जो मिल इंडस्ट्री से जो कंपटीशन था वो उनसे सरवाइव कर सके। कोई वीवर कोर्स क्लॉथ प्रोड्यूस करता था तो कोई फाइनर वैरायटीज़ प्रोड्यूस करते थे क्लॉथ के। ये जो कोर्स क्लॉथ था वो मेनली पुअर लोग को उससे ख़रीदा जाता था और इसका जो डिमांड था वो फ्लक्चुएट करता था वायलेंटली। जब बैड हार्वेस्ट और फेमाइन्स होते थे तब इन लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं होते थे तो वो क्लॉथ तो ख़रीद नहीं पाते थे। तब डिमांड ऑफ क्लॉथ का ख़त्म हो जाता था, रिड्यूस हो जाता था। परंतु जो फाइनर वैरायटीज़ का जो डिमांड था वो मेनली स्टेबल हुआ करता था क्योंकि ये रिच खरीदते थे। ये मेनली डिमांड स्टेबल था क्योंकि पुअर जब खाने के लिए भी स्टार्व करते थे तब भी रिच ये वैरायटीज़ बाय कर पाते थे। परंतु फेमाइन्स ने कभी भी सेल ऑफ बनारसी और बलूचारी साड़ीज़ का सेल को कभी इफ़ेक्ट नहीं किया क्योंकि मिल्स कभी भी ये जो स्पेशलाइज्ड वीव्स थे वो कभी भी कॉपी नहीं कर पा रहे सकते थे। साड़ीज़ जिसमें वोवन बॉर्डर्स हुआ करते थे और फेमस लुंगीज़ और हैंकरचिप्स ऑफ मद्रास को मिल प्रोडक्शन कभी इजीली डिस्प्लेस नहीं कर पाया। वीवर्स और अदर क्राफ्ट्स पीपल जो कंटिन्यू एक्सपैंड प्रोडक्शन करते थे वो 20th सेंचुरी में नेसेसरीली प्रॉस्पर या सक्सेसफुल नहीं हो पाए। वो अपने हार्ड लाइफ जीते थे और लंबे समय तक काम करते थे। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि एंटायर हाउस होल्ड मतलब चिल्ड्रन से विमेन लेकर हैड टू वर्क ऑन वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। मतलब जो प्रोडक्शन के लिए जो काम करने पड़ते थे वो पूरे घर में किया जाता था विमेन और चिल्ड्रन को मिलाकर। परंतु ये सारे जो हाउस होल्ड वर्कर्स जो वीवर्स और क्राफ्ट पीपल थे वो मेनली जो बच्चे कुछ पास टाइम्स नहीं थे जो एज ऑफ फैक्ट्रीज़ में थे। ये इनका जो लाइफ और लेबर था वो प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का बहुत एक इंटीग्रल पार्ट था। इससे हमारा चैप्टर एंड होता है। थैंक यू।